हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैं समझता हूं कि आपने लास्ट वाले वीडियोस देखे हैं। अगर वो देखे हैं तो ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने विद्युत क्षेत्र को अच्छे से समझा है तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। ये टॉपिक है हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। कुछ 3 टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए, विद्युत द्विध्रुव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने केमिस्ट्री में पहले से पढ़ रखी है। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपने पहले से ही पढ़ रखी है। ठीक, होता क्या है विद्युत द्विध्रुव, तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री में कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनका प्लस अलग देखा जाता है, माइनस अलग देखा जाता है। मतलब धनावेश अलग देखते हो, ऋणावेश अलग देखते हो, फिर बोलते हो कि भैया ये तो विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, आज हम उस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव में होता क्या है बच्चों। पहले तो द्विध्रुव है तो मतलब 2 ध्रुव होने चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा समझता हूँ कि इसमें 2 ध्रुव हैं। ठीक है, ऐसा ध्रुव मान लेते हैं। ठीक, और विद्युत द्विध्रुव है तो मतलब चार्ज होना चाहिए। इनके चार्ज की प्रॉपर्टी है क्या भाई, अगर एक आवेश प्लस का है तो दूसरा आवेश उतना का उतना लेकिन माइनस का होना चाहिए। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक प्लस का आवेश होता है, एक माइनस का आवेश होता है। जितना प्लस का होना चाहिए उतना का उतना माइनस का आवेश होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और लगती है इसमें। क्या कंडीशन, कि इन दोनों के बीच की दूरी है ना, ये जो प्लस और माइनस का जो आवेश है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। ये दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम। हम सामान्यतः इस दूरी को 2a लिखते हैं। कुछ बुक्स में इस दूरी को L भी लिखा गया है और कुछ बुक्स में इस दूरी को D भी लिखा गया। तो आपको जैसा सुविधाजनक लगे आप वैसा लिख लीजिए। 2a की जगह आप L लिखना चाहें तो L लिखें, D लिखना चाहते हैं तो D लिखें। ये आपकी मन मर्जी पर है। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर 2a ही क्यों लिखा, कि भाई ये तो मन मर्जी है, दूरी है, दूरी को किसी ना किसी चीज़ से तो प्रदर्शित करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे 2a से कर रहा हूँ, आपके मन मर्जी है यहाँ पे x लिख लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर काम वैसे ही करना है। ठीक है, तो मैं 2a से कर रहा हूँ क्योंकि आगे वाली कैलकुलेशन 2a से ईजी हो जाएगी, इसलिए, और कोई लॉजिक नहीं है 2a लिखने का। और ये 2a क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, बहुत कम होना चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आवेशों का युग्म है। आवेशों का युग्म है ना। 2 आवेश है तो युग्म हो गया, जिनमें से आवेशों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। मतलब एक आवेश प्लस का, दूसरा आवेश माइनस का होना चाहिए, और उन आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो फिर वो जो युग्म है वो क्या कहलाएगा बच्चों, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बहुत सिंपल सा है, क्लियर हो गया। तो हम बोलेंगे आवेशों का युग्म, जिनमें आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। उनका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तथा उनके मध्य की दूरी अत्यल्प या नगण्य होनी चाहिए। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर हो गया, ये डन है ये। ठीक, चलिए तो हम इस चीज को लिख लेते हैं। लिखें इस चीज को, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समझ में आ गया। अब आपने बहुत सारे विद्युत द्विध्रुव केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं बच्चों, है ना। जैसे H2O है, H2O वास्तविकता के अंदर कैसा है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव ही है। इवन CO2 भी विद्युत द्विध्रुव है, CH4 भी विद्युत द्विध्रुव है, H2O2 ये भी विद्युत द्विध्रुव होते हैं। वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। चलिए क्या है भाई, तो हमने लिखना है, समझिएगा इस चीज को बच्चों, कि परिमाण में समान, समझिए परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म। आवेशों का युग्म ही तो है, प्लस और माइनस के आवेशों का युग्म है। ठीक, तो परिमाण में समान है और प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म, जिनके मध्य की दूरी, जिनके मध्य की दूरी अत्यल्प अथवा
नगण्य होती है, क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? विद्युत द्विध्रुव होते हैं। फिर अब कोई भी विद्युत द्विध्रुव आदर्श नहीं होता है ना। आदर्श का मतलब भी समझिए, जब आप फिजिक्स में बोलते हो ये तो आइडियल है, ये तो आदर्श है, इसका मतलब क्या होता है? मैं एक ही चीज बोलता हूं बच्चों को, आदर्श हम हैं। कौन है? हम। किसके रेस्पेक्ट में? हमारे पिताजी और अपने माताजी की नज़रों में। हमारे माता पिता हमें बहुत अच्छा बच्चा समझते हैं कि इससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया बेटी हो ही नहीं सकती, इससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता, ऐसा उनकी नज़रों में। और वास्तविकता तो हमें पता है हम कैसे हैं। ठीक है, आदर्श समझ में आया कि उनकी नज़रों में अपन इतने मतलब निरी गाय हैं, मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, ये तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उनकी नज़रों में अपन क्या हो गए? आदर्श हो गए। लेकिन क्या अपन आदर्श की तरह बिहेव करते हैं? अपनी असलियत सभी को पता है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आदर्श क्या होता है। तो ये विद्युत द्विध्रुव जो अवेलेबल है वो आदर्श नहीं होते, लेकिन आदर्श की कोई कंडीशन तो है। जैसे माता पिता के रेस्पेक्ट में अपन आदर्श है ना, उनको उनकी नज़रों से देखे तो अपन आदर्श है। तो भाई उन्होंने आदर्श क्यों माना? उन्हें लगा कि बच्चा सीधा है, सारे काम अच्छे करता है, ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करी उन्होंने, ऐसे गुण बनाए और वो गुण अपने बेटे में डाल दिए, अपनी बेटी में डाल दिए कि भाई मेरा बेटा इन गुणों का पालन करता है। ऐसे ही विद्युत द्विध्रुव में भी अपन काम करेंगे, है ना। चलो, विद्युत द्विध्रुव आदर्श कब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या है? ठीक है, तो समझिए आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए कहेंगे कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव हेतु आवश्यक शर्त मैं लिख रहा हूं। आदर्श विद्युत द्विध्रुव हेतु आवश्यक शर्त। क्या शर्त है? सबसे पहला, आवेशों का परिमाण बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये जो प्लस और माइनस का जो अपन ने आवेश लिया ना, क्यू, ये आवेश बहुत ज़्यादा होना चाहिए और टेक्निकली अनंत के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत के बराबर। तो हम क्या लिखते हैं कि आवेशों का परिमाण बहुत अधिक होना चाहिए। और इसी के साथ में ये चीज लिखोगे, Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिखना ही है। अगर ये लाइन भी नहीं लिख करके आ गए और ये लिख करके आ गए तो भी काम बैठ जाएगा अपना। ठीक है, दूसरा देखो, उनके बीच की दूरी अपन नगण्य बोल रहे हैं ना, ये भी आदर्श विद्युत दूरी है, शून्य के निकट, बहुत कम, इतनी कम कि पता भी ना चले। ठीक है, और आवेशों के मध्य की दूरी नगण्य होनी चाहिए। और इसे सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिखूंगा, आवेशों के बीच की दूरी हमने 2a मानी और ये 2a जो है टेंड्स टू 0। 0 तो बहुत कम हो गया, इससे कम तो हो ही नहीं सकती दूरी। अरे दूरी मिनिमम से मिनिमम कितनी? 0, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, ये और ध्यान में रखो। ठीक है, बात पता चल गई। तो ये आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है, ध्यान में रखिएगा। किसकी शर्त? आदर्श विद्युत द्विध्रुव की। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आवेश बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूरी नगण्य होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बच्चों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इंग्लिश में इस चीज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आघूर्ण को हमेशा मोमेंट ही बोला गया है फिजिक्स में। क्या बोला गया है बच्चों? मोमेंट, ध्यान में रखो, है ना। चलो, अब ये क्या चीज है? तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भाई
कि क्या विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है भाई, दो आवेशों का युग्म होता है, जिसमें से एक आवेश प्लस का दूसरा आवेश माइनस का होता है, और इनके बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित किया हमने, किससे प्रदर्शित किया बच्चों, इसे प्रदर्शित किया, मैं प्रदर्शित कर रहा हूं 2a से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, 2a से मध्य की दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, प्रदर्शित स्मॉल p से करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों ध्यान में रखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण p होता है, जैसे संवेग भी p से ही होता है, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण p से। ये क्या चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश या तो प्लस का या माइनस का परिमाण, तो हमें क्यू ही लेना है, माइनस और प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें परिमाण ही लेना है, तो मतलब क्यू ही लेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे गुणा करो, 2a से। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। अब सदिश है तो देवताओं इसमें दिशा होनी चाहिए, क्लियर। अब दिशा कैसी होगी, तो देखो ये दिशा जो है ये मानी गई है। एक बंदा आया, उसने बोला इसकी दिशा ऐसे ही लेंगे, तो ऐसे ही लेते चले आ रहे हैं। हाँ, उस दिशा को समझने का हम प्रयास कर सकते हैं कि शायद ये कारण रहा होगा कि इन्होंने दिशा ऐसे प्रदर्शित करी, लेकिन किसी भी बुक में इसका एग्जैक्ट कारण नहीं दिया गया है। ये ऐसा ही है जैसे आवेश प्लस का और माइनस का होता है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया, लेकिन क्यों होता है उसने खुद ने भी नहीं बोला। उसे बोला ये प्लस का है, ये माइनस का, तो अपन वही मानते हुए चले आ रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। चलिए, तो ऐसे ही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ना। तो अब ये कैसे देखा गया, तो मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कि शायद ये कारण रहा होगा। ये विद्युत क्षेत्र है ऐसा, ई मान लिया, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनात्मक आवेश की गति की दिशा, पहला जो हम लिख के आएंगे एग्जाम में। और हमारे याद रखने के लिए हम क्या मानते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में उठा करके पटक दिया जाता, रख दिया जाता, तो क्या होता सोचो। आपको ऐसा लगता कि माइनस का आवेश तो आकर्षित होता किससे, प्लस से, और प्लस का आवेश जाता कहाँ, माइनस की ओर। तो उठ करके ये प्लस का आवेश तो चला गया आगे, ये वाला आवेश, ये प्लस का क्यू, ठीक है, और ये माइनस का आवेश जो रह गया वो इधर रह गया, पीछे की ओर रह गया। क्लियर है ये बात। तो आप गौर करेंगे कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र के दिशा के अकॉर्डिंग ही चलूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अकॉर्डिंग ही चलूं, तो मैं बोलूंगा माइनस का आवेश पहले आएगा, प्लस का आवेश बाद में आएगा। और इसी की विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर मैं इसकी दिशा को भी देखूं तो ये ऐसी जाएगी। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, इसके माइनस के आवेश से कहाँ की ओर, प्लस के आवेश की ओर होती है। ध्यान में रखना, कैसी, माइनस के आवेश से प्लस के आवेश की ओर होती है। किसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। बात समझ में आई क्या। अगले ने बोल दिया कि माइनस से प्लस की ओर मानिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, मैं तो सिर्फ उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद ये कारण रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को रख दो, वो अपने आप को कहाँ एडजस्ट करेगा, तो वो बोलेगा कि प्लस की ओर तो माइनस का आवेश और माइनस की ओर प्लस का आवेश आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, आकर्षण कारण व्यवस्थित होगा। तो फिर क्या हुआ भैया, ये माइनस के आवेश से प्लस के आवेश की ओर देखी उसने दिशा, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी थी यू, और इसी दिशा में अगर मैं द्विध्रुव को देखता हूं तो द्विध्रुव कैसे चला, माइनस से प्लस की ओर चला। द्विध्रुव कैसे चला, माइनस से प्लस की ओर चल रहा है। इसलिए हमने बोल दिया भैया कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आई। माइनस से कहाँ की ओर मानेंगे, प्लस की ओर मानेंगे देवताओं। क्लियर। चलो अब ये मैं तरीके से लिख देता हूं, इसे सलीके से लिखते हैं भैया।
क्या है भाई? तो पहले इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा हमें क्या लिखनी चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या लिखनी चाहिए? तो हमने लिखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो सिंपल सा है बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा इसके मतलब विद्युत द्विध्रुव के इसके ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है देवताओं, चलो जल्दी जल्दी से लिखते हैं। अगर मैं परिमाण में लिखता तो मैं लिखता P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, क्योंकि मैंने दूरी 2A ली थी। आप L दूरी ले रहे हो तो L लिख लीजिएगा, दूरी अगर D ले रहे हैं तो D लिख लीजिएगा। अब ये सदिश राशि भी है तो मैं सदिश कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा P और P के ऊपर क्या लगाया? सदिश, क्योंकि ये तो सदिश राशि थी। अब बताओ आवेश क्या सदिश राशि है? आंसर है नहीं, आवेश सदिश राशि नहीं है। तो ये Q तो छोड़ दो, तो फिर सदिश किसके ऊपर आएगा? 2A के ऊपर। ऐसा 2A के ऊपर आप सदिश लगाओगे, ये बात ध्यान रखना। अब इसकी दिशा कैसी बोली? माइनस से प्लस की ओर। ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसी हुई है, ऐसा। मैं इसी में डायग्राम जरूर बनाना है आपको। और ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P सदिश की दिशा कैसी है? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। 2A की भी दिशा कैसी होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी, तभी तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये ली गई है। चलिए दिशा में लिख देता हूं, यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं अपन। क्या भाई? माइनस के Q से कहाँ की ओर? प्लस के Q की ओर। डन हो गया क्या? इस चीज को देख लोगे, ये थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी, है ना। दिशा ये लिख दी। अब देखो इसका मात्रक और कौन सा मात्रक? SI मात्रक। इसका SI मात्रक देखो, आवेश को गुणा कर रहे हैं दूरी से। आवेश का मात्रक क्या बच्चों? कूलाम। और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये हो गया कूलाम गुणा मीटर, जिसे हम लिखेंगे कैपिटल C और स्मॉल m। ये ध्यान में रखना, कैपिटल C को पहले लिखोगे, m को बाद में लिखोगे। ये दोनों एक नहीं है। एक आप लिख सकते हो स्मॉल m और कैपिटल C, एक आप लिख सकते हो कैपिटल C और स्मॉल m। और पूछा जाता है कि क्या ये दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि के हैं या अलग अलग भौतिक राशि के हैं, या फिर ये दोनों मात्रक कौन सी भौतिक राशियों के हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये थोड़ा समझिए बच्चों, ये पढ़ा जाता है कूलाम गुणा मीटर। ये क्या पढ़ा जाता है? कूलाम गुणा मीटर, जो कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। ये मीटर इंटू कूलाम नहीं पढ़ा जाएगा, ये मीटर नहीं है। जब आप किसी मूल राशि की बात करते हैं और उसके आगे इस तरीके के छोटे लेटर लग जाते हैं, m, k, इस तरीके के लेटर अगर लग जाते हैं तो भैया फिर वो किसी और को नहीं, प्रीफिक्स को डिफाइन करते हैं। प्रीफिक्स 11th पढ़ना है ना। वहां पर ये m जो है, ये m क्या होगा बच्चों? मिली होगा। क्या होगा? मिली, मीटर नहीं होगा,
है ना। जैसे आप लिखो न्यूटन इंटू मीटर, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एम इंटू एन, ये भैया ये मीटर इंटू न्यूटन नहीं है, ये तो मिली न्यूटन है। ये क्या है, ये मिली न्यूटन है, और ये न्यूटन इंटू मीटर। तो भैया ये तो बलाघूर्ण का मात्रक है और ये बल का मात्रक है, दोनों राशियां अलग अलग है। ऐसे ही ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, जबकि ये आवेश का ही मात्रक है। मिली कुलाम, मिली तो लगा है, कुलाम तो मेन हो गया ना, ठीक। तो मिली कुलाम किसका, आवेश का मात्रक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आवेश का मात्रक है और ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, अपनी कॉपी में लिख लो साइड में, ये लिख लो मिली कुलाम, एम सी मिली कुलाम विद्युत आवेश का मात्रक, सी एम कुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, कोई तो क्या नहीं बताएगा, ऐसे जल्दी से याद नहीं आता। पता सभी को होता है, याद नहीं आता जल्दी से पढ़ाते टाइम। ये क्लियर हो गया ना। चलिए, तो मात्रक पता चल गया, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, कुलाम गुणा मीटर है। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक बच्चों, इसका सीजीएस मात्रक है डिबाई। ये इसे बुक्स में डिबाई लिखा गया है, या देबाई भी लिखते हैं, ठीक। और ध्यान में रखो क्या भाई, कि एक डिबाई कैपिटल डी जो होता है वो 3.3 गुणा 10 की घात, 3.33 है वैसे, 3.3 गुणा 10 की घात -30 कुलाम मीटर के तुल्य होता है। कितना भाई, 3.3 गुणा 10 की घात -30 कुलाम मीटर के तुल्य होता है। कौन भाई, डिबाई, है ना। इसकी विमा, विमा भी देख लो, विमा क्या होती है, आवेश की विमा A1 T1, दूरी की विमा L1, तो इसकी विमा हम क्या लिखेंगे, A1 T1 L1, या ATL भी लिखा जा सकता है। ध्यान में रखना, A1 T1 L1 लिखोगे। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, डन हुआ। चलो जल्दी से उतारो इस चीज को, और यही नोट्स हैं आपके, यही नोट्स हैं आपके, तो आपको यहीं से ही उतारना है, ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्लियर हुआ। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो अगर डेरिवेशन वाला पार्ट आता है, 4 नंबर का या 3 नंबर का जो पार्ट आता है, वो डिस्कस करते हैं। उसके लिए ये ध्यान में रखिएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। कहां से कहां की ओर, माइनस से प्लस की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लो और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। किससे प्रदर्शित करेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। किससे, P से प्रदर्शित करेंगे। फिर फॉर्मूला क्या हुआ, Q गुणा 2A। क्या फॉर्मूला है, Q गुणा 2A फॉर्मूला है। मात्रक क्या है, कुलाम मीटर। मात्रक क्या बोलोगे रे देवताओं, कुलाम मीटर। ध्यान में रखना, पता चले मिली कुलाम लगा के आ जाओ तुम, है ना। अब इसके बाद में जो हमारे पास में टॉपिक है, जो अब हम डिस्कस करेंगे, वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, और 2 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। सबसे पहला जो आज का इंपॉर्टेंट है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। अब मैंने आपको बताया नहीं अक्षीय रेखा कौन सी है, डिस्कस करेंगे अभी। देखो क्या है टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र।
या अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में देवताओं इसको क्या बोलोगे? देखो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, के कारण मतलब ड्यू टू आ जाएगा। फिर इसकी अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा को बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सियल लाइन बोलते हैं। और बिंदु पॉइंट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हमने क्या लिखना है बच्चों, समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन, एट इट्स एक्सियल लाइन, ये लिखा जाएगा भैया। एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। ये टॉपिक उतार लो, क्योंकि मेरे को पूरा बोर्ड चाहिएगा डेरिवेशन करने के लिए। तो प्लीज इस टॉपिक को उतार लो, फिर मैं इसे मिटाने वाला। जल्दी से इस चीज को उतारो, जल्दी से उतारे, जल्दी से इस चीज को उतारे देवताओं। उतार लिया? चलो, तो अब हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश वाली लाइन जरूर उतारिएगा बच्चों, है ना। अब देखो क्या होगा। तो सबसे पहले बनाओ विद्युत द्विध्रुव। तो हमने बनाया एक विद्युत द्विध्रुव, ये इसका ये प्लस का आवेश मान लो, ये माइनस का आवेश, या ये माइनस का मान लो, ये प्लस का मान लेना, आपके ऊपर डिपेंड है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो हमने ये माना कि ये माइनस का क्यू आवेश, तो ये ऑटोमेटिकली ये कौन सा होगा? प्लस का क्यू आवेश होगा, है ना। फिर इसको अपन ने बोला ए पॉइंट और इसे अपन ने बोला बी पॉइंट। ठीक, विद्युत द्विध्रुव का ये जो मध्य बिंदु होता है, द्विध्रुव का क्या होता है? एक मध्य बिंदु भी होगा। इस मध्य बिंदु को ओ बोला जाता है। तो आप सभी को पता है ए से लेकर बी तक की दूरी क्या है? 2a है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आधी आधी दूरी हो गई है। तो मतलब ये भी a है और ये भी a है, मतलब a से लेकर o और o से लेकर b, दोनों ही कितना है? स्मॉल a है। दोनों कितना है बच्चों? स्मॉल a है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि ये दूरी स्मॉल a है ना, और ये दूरी भी कितनी है? स्मॉल a है। लिख सकते हैं ऐसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो इन दोनों के आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ना, ये, इस रेखा को ऐसा बढ़ा दो, इस तरफ भी बढ़ा सकते हो और इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, आपके मन मर्जी है। आपकी बुक में इस तरफ बढ़ा करके काम कर रहे हैं, मैं इसे आगे की ओर बढ़ा करके काम कर रहा हूं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इससे कुछ दूरी पर अक्षीय रेखा, यही है, ऐसे बढ़ाने पर जो रेखा मिलती है ना, इसे अक्षीय रेखा बोलते हैं, एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को अनुदैर्ध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। ये लिख लेना, अनुदैर्ध्य रेखा भी एक्सियल लाइन को ही बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल भी बोला जाता है। चलिए, ये इसकी क्या है? अनुदैर्ध्य रेखा। इस अनुदैर्ध्य रेखा पर कोई एक बिंदु है, ये मान लो ये। ठीक है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये वाला पॉइंट है बच्चों P। ये वाला पॉइंट कौन सा है? P है बच्चों। ठीक, इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बोलते हैं इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र प्लस का आवेश भी बनाएगा और इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र माइनस का आवेश भी बनाएगा। वैसे ये P पॉइंट है कहां? तो P पॉइंट को डिफाइन कैसे किया जाता है कि ये जो P पॉइंट है वह इसके मध्य बिंदु से, किसके? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। P बिंदु कहां पर है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है वो P बिंदु। ठीक, चलो अब क्या करना है? हमें विद्युत क्षेत्र देखना है। कैसे देखेंगे? तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्रतिकर्षित, दूर जाता हुआ, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। ठीक, तो ये दूर जाता हुआ विद्युत क्षेत्र होगा प्लस के आवेश के कारण, इस तरफ ये यूं ऐसा बना दिया। और ये विद्युत क्षेत्र E, और मैं लिख देता हूं प्लस के आवेश के कारण।
ठीक है, आप E1 भी लिख सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम E1 लिखाया था इसे। ऐसे ही माइनस का आवेश के कारण क्या होगा, इसी की तरफ आता हुआ होता है विद्युत क्षेत्र, आकर्षण वाला होगा तो इस तरफ आता हुआ होगा, इसी की तरफ आता हुआ। तो इस माइनस के आवेश के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसा ऐसा, और इसे लिखा जाएगा E, और ये कौन से आवेश के कारण, माइनस के आवेश के कारण। ठीक है, E कैसा है, ये माइनस के आवेश के कारण है। क्लियर। अब मेरे को ये बताओ कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा, प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा या माइनस के कारण। तो बच्चों जो आवेश पास में होता है, जो आवेश पास में होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि दूरी कम है, दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अब अगर हम ये देखें माइनस के आवेश के कारण, तो सॉरी प्लस के आवेश के कारण अगर मैं देखूं तो विद्युत क्षेत्र E प्लस का क्यू ज्यादा है और माइनस का क्यू क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि दूरी ज्यादा है। यहाँ पर दूरी ज्यादा, विद्युत क्षेत्र कम, दूरी कम, विद्युत क्षेत्र ज्यादा। ठीक, तो फिर भैया परिणामी विद्युत क्षेत्र फिर किसकी ओर जाएगा, जो ज्यादा होगा उसी की तरफ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि ये परिणामी विद्युत क्षेत्र ऐसा जाएगा, यू, और इसे मैं लिख रहा हूं E रिजल्टेंट। क्या लिख रहा हूं, E रिजल्टेंट ऐसा, या फिर इसे E एक्सियल लिख लो, या तो E एक्सियल लिख लीजिएगा या फिर E रिजल्टेंट। एक्सियल बड़ा हो गया क्या, चलो R लिख लेते हैं, फिर लास्ट में लिख लेंगे कि ये एक्सियल है ना, R लिख लेते हैं, छोटा पड़ेगा हमारे लिए लिखना। पता चल गया परिणामी विद्युत क्षेत्र किसकी ओर, प्लस के आवेश की ओर गया। कब, जब बिंदु मैंने इधर लिया। ठीक है, अगर आप यहां पे लेते तो परिणामी विद्युत क्षेत्र माइनस के आवेश की ओर आता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इसी में होगी, चाहे बिंदु इधर हो चाहे बिंदु इधर हो, परिणामी विद्युत क्षेत्र तो ऐसा ही जाएगा, यू यू। ठीक, गौर कीजिए, द्विध्रुव की दिशा क्या, या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या, तो आप बोलते हैं माइनस से प्लस की ओर, ऐसा। ये P की दिशा भी ऐसी और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसी। ये ध्यान में रखना, अनुदैर्ध्य रेखा पर या अक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही होती है। दोनों की दिशा क्या होती है, एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती। क्लियर है ये? चलिए अब इस डायग्राम को और पूरा कर लेते हैं। तो प्लस के आवेश से इस बिंदु की दूरी, प्लस के आवेश से P बिंदु की दूरी है, ये कितनी है भाई देवताओं, बताओ जल्दी से बताओ, ये दूरी कितनी है। अरे बहुत सिंपल है रे, ये पूरी दूरी कितनी, R, ये दूरी कितनी A, R में से किसको घटाओ, A को, R में से किसको घटाओ, A को, बच गई क्या, R माइनस A, क्या बची, R माइनस A। तो ये वाली दूरी कितनी है, R माइनस A है ये दूरी, प्लस के आवेश वाली। ठीक, फिर माइनस के आवेश से दूरी देखो, तुमने बोला ये R है, ये A है, ये R, ये A, टोटल दूरी कितनी हो गई, R प्लस A। टोटल दूरी कितनी हो गई, R प्लस A, कितनी, R प्लस A। बात समझ में आ गई क्या, बहुत सिंपल है। चलो अब काम करना चालू करते हैं। सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करो और मैथमेटिक्स को अप्लाई करो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो काम करते हैं बच्चों। तो हमने बोला, समझिएगा, मैं पहले थ्योरी लिख देता हूं जो आप कंक्लूड करेंगे। तो हमने बोला माना AB, समझिएगा, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A है। ये लिख दिया। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित स्मॉल r दूरी पर, इसकी अक्षीय रेखा पर, स्मॉल r दूरी पर इसकी
अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जो निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, और अब प्रोसेस पे चालू हो जाओ देवताओं। अब चालू करते हैं फिजिक्स की बात। ये तो हो गई रामायण, जो उसे पढ़नी नहीं है लेकिन तो भी हम लिख कर आएंगे। डायग्राम ऐसा का ऐसा छपना चाहिए, डायग्राम का आधा या 1 नंबर होगा तो ये छपना चाहिए। सबसे पहले मैं काम करूंगा प्लस के आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। समझिएगा क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, तो ये लिखा जाएगा E और प्लस के Q के कारण। समझिएगा बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो हमने लिखा K आवेश Q डिवाइडेड बाय दूरी, देखो B से लेकर कहाँ तक, P तक, BP, और उसका क्या, स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा क्या है, तो मैं यहाँ पर कोमा लगाता हूँ और दिशा लिखता हूँ। देखो प्लस के आवेश की दिशा B से P की ओर ही तो जा रही है, अरे यही तो थी, B से P की ओर, तो हमने लिखा BP दिशा में। कौन सी दिशा में, BP दिशा में। अब देखो मैं इसे सदिश रूप में लिख दे रहा हूं, तो E प्लस का Q, समझना अब इस चीज को। अब मैं सदिश में काम कर रहा हूं, आपकी बुक में सदिश में क्या हुआ है, चलो इस बार सदिश में करते हैं। किसी को अगर परिमाण में देखना है तो परिमाण वाला जो वीडियो है, मैंने ये पहले भी सॉल्व कर रखा है, परिमाण में अगर ये देखना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, वहां से आप परिमाण से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्लस के आवेश के कारण कैसा होगा, तो हमने बोला K आवेश Q, फिर BP कितना है देवताओं, R माइनस A है, R माइनस A, और उसका क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा भी सदिश रूप है तो दिशा भी लिखूंगा। ये देखो ये प्लस का Q इस तरफ है ना विद्युत क्षेत्र, और इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी यही है। तो हमने बोला कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है। एकांक सदिश बना दिया द्विध्रुव आघूर्ण का, हो गया क्या, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आ गई, परिमाण 1 है तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिशा तो मिल गई क्या इसको, किसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ये P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वही इसकी दिशा है। बात समझ में आ गई क्या, ये सदिश रूप हो गया। ये समीकरण नंबर क्या देवताओं, 1। क्या भाई, 1। चलो फिर आगे देखो, विद्युत द्विध्रुव के माइनस Q आवेश विद्युत द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो E और माइनस का Q आवेश। देखना बच्चों क्या हो, K आवेश Q डिवाइडेड बाय माइनस के आवेश की दूरी, अभी परिमाण में काम कर रहा हूं मैं, दूरी कितनी है, AP है क्या, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। क्या होगा, AP का स्क्वायर। दिशा देखो ये माइनस का Q वाला ऐसा आ रहा है यू, तो हम बोलेंगे P से A की ओर। इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर है,
पी से ए की ओर, तो पी ए दिशा में, ठीक। और आप गौर कीजिए, पी ए दिशा ऐसी है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसी है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो जब मैं इसे सदिश रूप में लिखूं तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा के क्यू डिवाइडेड बाय एपी, तो पता चल गया क्या, एपी कितना, आर प्लस ए, कितना है, आर प्लस ए, और इसका क्या, स्क्वायर। और इस दिशा को कैसे लिखेंगे भाई, यहां पर पी कैप लगाएंगे, और इसकी दिशा के विपरीत है तो माइनस लगा दो, माइनस का पी कैप आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का पी कैप आएगा। पता चल गया कि देवताओं, क्लियर हुआ ये, डन है। चलिए, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इसे समीकरण नंबर क्या लिख देंगे, 2, सदिश रूप में प्राप्त हो गए। परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर इस बिंदु पर ज्ञात करना हो तो मैं अध्यारोपण का सिद्धांत लगाऊंगा। तो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र समस्त आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर सदिश में काम करता हूं तो मैं क्या करूंगा, पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इन दोनों को सदिश रूप में लिख करके जोड़ूंगा। परिमाण में लिखता तो घटाता, लेकिन अगर सदिश रूप देख रहा हूं तो जोड़ूंगा। सदिश में हमेशा प्लस का निशान ही आएगा, अगर आप सदिश रूप में प्रदर्शित कर रहे हो तो हमेशा प्लस का निशान ही आएगा। बात पता है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत पता है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमने क्या लिखना है, अतः पी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई रिजल्टेंट, और वो होगा प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में, प्लस माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और वो भी कैसा, सदिश रूप में, ध्यान में रखना। और अगर परिमाण लिखते ना, सदिश नहीं लगाते, तो क्या होता, दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो परिमाण में लिखते तो इसको प्लस का लिखते, इसको माइनस का लिखते, अगर परिमाण में लिखते तो। और वो वीडियो देख लीजिएगा, आज मैं सदिश रूप में ही करवाऊंगा। इसे उतारो, इसे जल्दी से, फिर मैं वो पूरा मिटाऊंगा, और ये नहीं, इसको बाद में मिटा लेंगे, वो पूरा मिटाऊंगा। तो जल्दी से इसे उतारो, डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं, जल्दी से उतारो देवताओं, जल्दी से उतारो इसे। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ज़्यादा कठिन है नहीं, कठिन तो है ही नहीं वैसे भी। हाँ, ये नाम ध्यान में रखिएगा, अक्षीय रेखा को अनुदैर्ध्य रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर वो इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाता है तो फिर नाम चेंज कर देता है। अक्षीय की जगह वो अनुदैर्ध्य बोल देगा, इससे ज़्यादा वो इस सवाल को घुमा ही नहीं सकता, नहीं घुमा सकता भाई, ठीक है। हो गया क्या, वो तो उतार ही लिया होगा, उतार लिया होगा ना, चलो, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके उतार दो, ठीक है। चलो अब काम करते हैं, ये इसको यहां से हटा देता हूं मैं, ये भी हटा देता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। और अब मैथमेटिक्स आने वाली है, अब मैथमेटिक्स में गलती करोगे ना तो वो तुम्हारे सिर पर ही ठीकरा फूटेगा। जो नंबर 3 या 4 आने चाहिए थे वो नंबर आ जाएंगे आधा, 1, 0, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नंबर पूरे आने चाहिए। चलिए, तो मान रखते हैं इसे समीकरण नंबर 3 बना दो। क्या बना दिया, इसे समीकरण नंबर 3 बना दिया है, ठीक है। तो हमने लिखा समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, रखो देवताओं मान, क्या होगा भाई, ई रिजल्टेंट जो होगा वो होगा प्लस के क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, ये रहा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पर पी कैप आएगा, पी कैप। हाँ, ये ध्यान में रखना है, ये लिखते टाइम ध्यान में रखिएगा कि किसके साथ में प्लस का पी कैप है और किसके साथ में माइनस का पी कैप। आप चाहें तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी
रख सकते हैं ना बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहे ना तो आप बोलो कि सर नहीं मैं के नहीं लिखूंगा, तो के की जगह आप क्या लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस माइनस के कारण ये उतारो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ये माइनस का पी कैप। क्लियर? चलिए माइनस का पी कैप, इसका माइनस उठा करके बाहर ले आओ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्या, और अंदर फिर पी कैप रह जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप, इधर मैं माइनस लेकर के आ रहा हूँ, के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए और इसका होल स्क्वायर, और अब ये प्लस का पी कैप बन गया। पता चला ना ये, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जो कॉमन है तो हमने बोला ऊपर ये पूरा कॉमन आ रहा है ये, तो इसको कॉमन उठा लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हमने लिखा के क्यू को कॉमन लिया इधर, और पी कैप हमेशा एंड में था तो हम इसे एंड में ही लिख देंगे। यहाँ पर देखो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया क्या, और पी कैप और कॉमन है वो एंड में लिख दिया। आप चाहो तो पी कैप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता है हमेशा पीछे लिखा जा रहा है इसलिए इसे पीछे लिखा। के क्यू आगे लिखा जा रहा है, इसे आगे ही लिखा। ठीक है, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। के क्यू कॉमन आ गया, इधर क्या बचा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, नीचे तो बच रहा है, बीच में क्या था माइनस था, लास्ट में क्या लिख दिया पी कैप लिख दिया। ठीक, अब मैथमेटिक्स आती है तो सॉल्व होगा, और नहीं आती है तो भैया छोड़ दो, नहीं टेप लेना रे, छोड़ना काय को है ना, एग्जाम में पूरा ही करके आना है। येन केन प्रकरण, मार्कशीट में नंबर भी छपने चाहिए, समझ में तो आना ही चाहिए, समझ में आ गया तो नंबर छप ही जाएंगे, है ना, लेकिन घर वालों को मार्क्स भी चाहिए होते हैं, तो येन केन प्रकरण जैसे तैसे कॉपी में काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ई रिजल्टेंट देखा हमने, क्या होगा देखो, के क्यू तो ऐसा का ऐसा, जगह कम ले ली क्या मैंने, देखो ये होगा के क्यू, एलसीएम लिया तो क्या होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर गुणा होगा आर प्लस ए के होल स्क्वायर से। अरे ऐसे ही तो करोगे ना, इसको और इसको गुणा कर दो नीचे तो, ठीक है, ये उठा करके यहाँ लिखो और ये उठा करके यहाँ लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, और इधर आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, और एंड में क्या लिखना है देखो तो पी कैप, इसको मत भूल जाना नहीं तो फिर सारी रामायण खत्म। ठीक है, पी कैप चलना ही चाहिए। चलो भाई मैथमेटिक्स आती है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है नहीं आता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है नहीं आता, क्या होता है ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a और r, या 2ra। चलो बीच में माइनस, ये माइनस ऐसा कैसा, ब्रैकेट अब लगाओगे क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो अभी पहला काम ब्रैकेट में ही करोगे। क्या करेंगे वो देखना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ar होएगा क्या, ऐसा कैसा ना, ये ब्रैकेट क्लोज और ये पी कैप चल रहा था, पी कैप चलेगा ही चलेगा। ठीक है, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होगा क्या, होगा ना। चलिए अब क्या होगा वो देखो, माइनस को अंदर लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा के क्यू, फिर इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या प्लस 2ar, और भाग किसका, इसका। अरे एक दिक्कत है, देखो इनकी स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कैसे भूल गए, स्क्वायर तो लगेगा।
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चलेगा पी कैप, क्या चलेगा भाई पी कैप। ठीक है, चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की रामायण कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की रामायण कैंसिल, 2ar और 2ar कितना हो गया 4ar। रामायण में अंतिम कौन बचते हैं, राम जी बचते हैं, और ये राम जी हैं अपने। ठीक है, तो ये क्या है के क्यू, यहाँ पर लिखेंगे 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या पी कैप। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है देवताओं, और वो भी सदिश रूप में, इसे ध्यान में रखना। ठीक, अब इसे और कैसे लिखा जा सकता है वो भी समझिए। मैं इसे ऐसा लिखने की कोशिश करूंगा, ये के क्यू तो ऐसा का ऐसा, ये जो 4ar है ना, इसे क्या मैं 2a इंटू 2r लिख सकता हूं क्या। 4ar को 2a इंटू 2r, देखो 2 दूनी 4 हो गए, 4 आ गया, ar आ गया, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और भाग देखो, डिवाइड देखो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पर पी कैप चल रहा है, वो चलते ही रहना चाहिए। चलिए Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये ई जो परिणामी है ना बच्चों, ये वास्तविकता में इतना है कि P इंटू 2r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पी कैप। ये ध्यान में रखना, वास्तविकता में तो ये है, ये विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र परिणामी इतना होता है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है बच्चों, कहाँ पर, उस पी बिंदु पर। ठीक, तो अब इस चीज को उतारो, हालांकि फाइनल रिजल्ट ये नहीं है, हम निकालेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे और फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन ये भी ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब देखा जाता है, ये तब देखा जाता है जब हम बोलते हैं कि जो दूरी है ना ओ से लेकर पी तक की r, और ये जो दूरी है ये 2a या फिर a, ये ज़्यादा पास में है, ज़्यादा पास में है, मतलब r और a लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे r का मान लिया अपन ने 10 सेंटीमीटर, तो इस 2a का मान जो है वो भी लगभग कुछ इसके आसपास में ही है। 2a का मान आ गया 5 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर, ऐसा, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं हो तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब r और 2a में ज़्यादा अंतर नहीं होता ना, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा याद रखने के लिए, ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ये सूत्र याद रखने के लिए है, एग्जाम में मत लिख के आना। ये सूत्र तभी उपयोग में लिया जाता है जब r व 2a में अंतर कम होता है, जब इनमें अंतर कम होगा ना, तब हम ये काम करेंगे। r 10 सेंटीमीटर, 2a 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, अंतर कम है तो फिर आप ये सूत्र यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। उतारो, उपयोग में लिया जाता है, उतारो इस चीज को। अपन फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे नहीं है, अब पहुंचेंगे, पहले इसको उतारो, पहले इस चीज को उतार लो और फाइनल रिजल्ट के ऊपर भी काम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन अनुप्रस्थ तल के ऊपर देखेंगे या विश्वतीय तल के ऊपर देखेंगे, निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, आज के लिए अक्षीय रेखा ही देख लेते हैं, फिर अपन निरक्ष रेखा पर भी देखेंगे। उतारिए अभी तो इसे, या वीडियो को पॉज करके काम कीजिएगा, है ना, या वीडियो को पॉज करके काम कर लीजिएगा। अब मेन काम करते हैं भैया, जो अपन को निकालना है, जो हमें चाहिए, जो अवश्यम भावी है हमारे लिए,
जिससे हम मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस पैटर्न से हम अधिकांश सवाल सॉल्व करेंगे वो देखो। तो यहां तक तो काम ठीक था। अब यहां पर कंडीशन लग रही है, कंडीशन समझिए। जब r इज ग्रेटर देन a, जब r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा हो, है ना, r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा हो। जैसे a का मान तो आ गया 10 mm, a का मान हो गया 10 mm, मतलब 10 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, ये तो हुआ किसका मान, a का मान, -3 आएगा, सॉरी, ये कुल मिलाकर के 10 की घात -2 मीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर के तुल्य। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। और r का मान जो है वो दिया हुआ है आपको 1 मीटर, तो ये बेचारा 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर, बहुत अंतर हो गया, 100 गुना ज्यादा हो गया ये तो। ठीक है, या ये शायद 50 सेंटीमीटर हो, चाहिए 20 सेंटीमीटर हो, तो भी 20 गुना ज्यादा है इसकी तुलना में, तो एक की तुलना में तो 20 गुना बहुत ज्यादा होता है भैया, 1-2 गुना नहीं, 20 गुना। ये 1 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो जब हम बोलते हैं कि r का मान ज्यादा होता है a की तुलना में, तब a स्क्वायर के पद को नगण्य माना जा सकता है। किसके पद को, a स्क्वायर के पद को, इस a स्क्वायर के पद को क्या माना जा सकता है, नगण्य। हालांकि इसका एक तरीका है नगण्य मानने का भी, हालांकि इसका एक तरीका है नगण्य मानने का। हम यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, फिर a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बनता है। मैं इतना टिपिकल नहीं करवाऊंगा, हमें फाइनल फॉर्मेट के ऊपर पहुंचना है, डायरेक्ट ही करो आप। जब r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा हो, अथवा r डिवाइडेड बाय a इज मोर देन 1, ठीक है, 1 से बहुत ज्यादा हो, या फिर चलो ये छोड़ो, ये कॉम्प्लिकेट ही होगा तुम्हारे लिए, तब a स्क्वायर के पद को, a स्क्वायर के पद को नगण्य मानने पर क्या होगा भाई, इस a स्क्वायर को हटा दो। अब इस a स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि r का मान इतना ज्यादा है कि बेचारा ये तो खत्म हो गया, है ना। अब गौर कीजिए, मेरी बात को समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि a का मान तो है 10 की घात -2 मीटर और r का मान है 1 मीटर। ठीक, अब मैं स्क्वायर करूं, a स्क्वायर करूं, तो a स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये लो और कम, पहले घात -2 थी, अब स्क्वायर करते 10 की घात -4 में कन्वर्ट हो गया, जबकि ये तो अभी भी उतना ही रहा, 1 मीटर स्क्वायर। गौर कीजिए, अब तो अंतर बहुत ज्यादा का हो गया है, हो गया 10,000 गुना हो गया, पहले 100 गुना का था, अब तो 10,000 गुना का अंतर आ गया। ठीक, अब ये तुलना जो है, इस तुलना में तो a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं भाई हम। ठीक है, नगण्य मानने पर, तो ये a स्क्वायर तो हटाओ, इसकी रामायण खत्म हो गई। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E रिजल्टेंट जो है सदिश रूप में लिखा जाएगा K/P/2R डिवाइडेड बाय, देखो r स्क्वायर है, a स्क्वायर को हटा दो और इसका भी स्क्वायर लगाओ, और यहां पर क्या चलेगा, p कैप, क्या चलेगा, p कैप। ये r की घात कितना हो गया, 4 हो गया क्या, तो E रिजल्टेंट समझिएगा K/P/2R डिवाइडेड बाय r की घात 4 और यहां पर p कैप। एक r से इसकी एक घात हटा दो, r की घात 3 रह जाएगा, r हट गया, 2 आगे आ गया, तो ई परिणामी क्या हो गया भाई, 2 को आगे लेकर के आए, 2kp डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, r3, और यहां पर आएगा p कैप। ये ध्यान में रखना, परिणामी विद्युत क्षेत्र ये है। इसी से ही हम अधिकांश सवाल सॉल्व करेंगे, इसी से ही, क्यों, क्योंकि हमारे अधिकांश सवालों में ये कंडीशन लागू होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हो गया। अगर मैं इसे परिमाण में देखता हूं, ये किस में है, परिमाण में, इधर परिमाण में लिख रहा हूं। अगर परिमाण में हम देखेंगे तो फिर ये ई रिजल्टेंट लिखा जाएगा 2kp डिवाइडेड बाय r3। ध्यान में रखिए। अब यहां पर एक सवाल ध्यान में रखना है, क्या,
बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र जो है, बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है क्या, नीचे आर स्क्वायर आ रहा है। जबकि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, आर क्यूब पे जाता है। ये ध्यान में रखना, बहुत तेजी से विद्युत क्षेत्र कम होता है द्विध्रुव में, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये परिणामी विद्युत क्षेत्र जिसे हम ई आर लिखते हैं, ये वास्तविकता में अक्ष पर ही तो है। और ये जो है बच्चों वो आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके, आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, आर क्यूब के। हम सवालों में यही सूत्र यूज करेंगे भाई, है ना। ई परिणामी का ई रिजल्टेंट या फिर ई अक्ष आप लिखें, और ई अक्ष का मान कितना होगा, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब होगा, सॉरी 2kp आएगा। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि द्विध्रुव के कारण आर क्यूब में काम होता है, जबकि बिंदु आवेश के कारण आर स्क्वायर में काम होता है ना। ध्यान में रखने लायक बात है, भूल मत जाइएगा। क्लियर हुआ ये? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, और वो भी कौन से बिंदु पर, अक्षीय रेखा वाले बिंदु पर या अनुदैर्घ्य रेखा वाले बिंदु पर, आपको पता चल गया होगा कितना होता है, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। के की जगह क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। यही होता है ना, ध्यान में रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर होता है। चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छे से इस पॉइंट को तैयार कर लीजिए, एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है, तो प्लीज थोड़ी सी ट्राई कर लीजिएगा। नोट्स में उतारने के बाद में एक बार रफ में वो ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।